मम्मी, मेरी पत्नी कोई झाड़ू नहीं कि काम निकल गया तो किनारे कर दिया। सुनिए, कई दिनों से कह रही हूँ बगल वाली दुकान से एक फूल झाड़ू ला दीजिए। पहले वाला झाड़ू छोटा हो गया है। अब झुककर साफ सफाई करने में कमर में दर्द होता है। और हाँ, जाले साफ करने के लिए जो लंबी लकड़ी वाला झाड़ू आता है वो भी ला दीजिएगा। नुक्कड़ पर मर्दों की भीड़ इकट्ठा रहती है तो मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता। बस इतनी मदद कर दीजिए, पूनम अपने पति अमित से कहती है। अमित बोले, कई बार तुमसे बोला हूँ कि कम से कम झाड़ू पोछा के लिए एक काम वाली लगा लो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। आए दिन कोई ना कोई घर में मेहमान आते रहते हैं, फिर सब काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। पैसों का क्या है, वो तो किसी महीने ज्यादा और किसी महीने कम आते जाते रहते हैं। अब थोड़ा आराम अपने शरीर को दिया करो। घर के काम कम नहीं होते, पर तुम औरतों को खुद पर दया भी नहीं आती। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद क्या करूं? कहो तो झाड़ू भी लगा दूं। पूनम बोली, ना बाबा ना, पाप लगाओगे क्या? और जरा धीरे बोलो, अगर मम्मी जी ने सुन लिया तो मेरी क्लास ले लेंगी। और आप ये देखो, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है काम वाली कम पैसे लेती है? अरे झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी 3 से 4 हजार लेती है। अमित बोले, 4 हजार बचाकर क्या कर लोगी? कहीं 4 हजार बचाने के चक्कर में दवाइयों में 40 हजार ना खर्च हो जाए। पूनम बोली, शुभ शुभ बोलिए, उतने पैसे बचाकर मैं क्यों ना बबलू को ट्यूशन लगा दूं। वैसे भी घर का काम करने में मेरा भी व्यायाम हो जाता है। बस आप झाड़ू ला देना। इतना कहकर पूनम रसोई की तरफ चली गई। अगले दिन कोचिंग सेंटर जाने से पहले अमित पूनम के लिए दोनों झाड़ू लाया। तभी उसकी सास बिमला जी बोली, अरे अमित, झाड़ू तो घर में है, फिर नया झाड़ू लाने की क्या जरूरत है? वैसे भी झाड़ू हम दिवाली के समय लाते हैं। अब तुम्हारे घर में ना तो इतनी गंदगी होती है और ना ही इतने पैसे हैं कि साल में एक झाड़ू खत्म हो जाए। अमित कुछ कहता उससे पहले पूनम बोली, ले आइए, बहुत अच्छा किया। बबलू स्कूल चला जाएगा, फिर आज घर की अच्छे से सफाई करूंगी। विमला जी बोली, बहू, भगवान ने तुम्हें तार जैसा लंबा तो किया नहीं है, फिर थोड़ा झुककर झाड़ू लगा लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ाकर कमाई करता है और तुम उसे झाड़ू में खर्च कर रही हो। पूनम कुछ कहती उससे पहले अमित बोला, माँ, आप भी हद करती हैं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे झाड़ू नहीं, उसने मुझसे हार मंगवाया है। चलो पूनम, मुझे नाश्ता दे दो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर उसने बात को वही खत्म कर दिया। अमित और बबलू के जाने के बाद पहले पूनम ने नए झाड़ू को सड़क के किनारे अच्छे से झाड़ा ताकि उसका भूसा निकल जाए, वरना घर में हर जगह नए झाड़ू का भूसा ही भूसा दिखता। फिर अच्छे से पूनम ने साफ सफाई की। फिर झाड़ू को घर के एक कोने में रख दिया। सारा काम हो गया तो पूनम पंखे के नीचे बैठकर अपने आंचल से पसीना पोंछ रही थी। तभी बिमला जी आई और बोली, बहू, अब ये झाड़ू कम से कम दिवाली तक चलाना, दिवाली से पहले नया झाड़ू नहीं खरीदना। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे कहाँ रखा है तुमने झाड़ू? पूनम बोली, मम्मी जी, झाड़ू को तो मैंने दरवाजे के पीछे रख दिया है। और अगर झाड़ू टूट जाए तो क्या उसे दिवाली से पहले नहीं ले सकते? अरे जरूरी है लक्ष्मी जी को दिवाली में ही बुलाना? उससे पहले भी तो वो हमारे घर आ सकती हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराकर अपने कमरे में नहाने चली गई। समय के साथ साथ बिमला जी और पूनम की नोक झोंक और टोका टोकी चलती रही। अमित अच्छे माधवी छात्र थे, परंतु सरकारी नौकरी न मिलने के कारण उसने एक कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाने का काम लिया। अब उसी से घर बार चलता था। पूनम कुछ करती नहीं,
परंतु अपने तरीके से वो पति की पूरी मदद करने की कोशिश करती थी। समय बीता। एक रोज बिमला जी ने कहा, बेटा अमित, इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है तो मैं सोच रही हूँ रमा बेटी को यहाँ बुला लेती हूँ। अमित बोले, माँ, पर वो तो हर साल भाई दूज पर आती है और गर्मी तो इस साल हर जगह पर रही है। यहाँ कौन सी बर्फ गिर रही है। बिमला जी बोली, अपनी पत्नी के लिए अगर कुछ करना रहे तब तो तुम्हारा मुंह नहीं बनता। बहन को 1 महीने के लिए बुला क्या रही हूँ, तुम्हारे पसीने छूटने लगे। अमित बोला, माँ, आप जानती हैं हमारे घर में कोई काम वाली नहीं लगी हुई है और गर्मी इतनी प्रचंड पड़ रही है कि घर का काम करना पूनम के लिए भारी पड़ रहा है। ऊपर से आप मेहमानों को बुलाना चाहती हैं। 2 ही कमरे में एसी लगा है। अब आप बताइए सब इंतजाम कैसे होगा। तभी पूनम आई और धीरे से बोली, जब मम्मी जी का मन है तो बुलाने दीजिए, हम सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। और जहाँ तक गर्मी की बात है, ये तो कम नहीं होने वाली। आप अपना दिमाग ठंडा रखिए और जाइए काम पर। इतना कहकर पूनम ने अमित को विदा किया। अमित के जाते ही बिमला जी बोली, अमित के सामने तो तू बहुत जोर देकर बोल रही थी कि सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। अब क्या अपनी ननद से झाड़ू पोछा करवाओगी। बेटी घर की मेहमान भगवान समान होती है, पता है कि नहीं। पूनम मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, घर का काम मैं अपनी मर्जी से करती हूँ और बेटी भगवान समान होती है और झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। तो एक बहू का स्थान कहाँ होता है, घर के कोने में। और आप ही तो कहती हैं ये घर रमा जी का भी है। तो आपने घर में छोटे मोटे काम करने से कैसी शर्म। क्या ननद बस नेक नेले के लिए ही होती है। भाभी की कुछ मदद कर देंगी तो औधा कम नहीं हो जाएगा, बल्कि प्यार और सम्मान दोनों बढ़ जाएगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी ननद को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो दूसरे काम करने चली गई। लगभग 2 हफ्ते बाद 17 मई को आखिरकार बिमला जी ने अपनी बेटी को बुलवा ही लिया। आते ही रमा बोली, हाय हाय मम्मी, आपने तो कहा था यहाँ अच्छा लगेगा, कितनी गर्मी है। आप लोगों ने हॉल में एसी क्यों नहीं लगवाया और मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं तो कमरे में बैठूंगी। भाभी, शरबत पानी जो भी है वहीं ले आओ। इतना कहते हुए वो मम्मी का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। 2-3 दिन तक रमा कमरे में ही बैठी बैठी अपनी फरमाइश करती। बस सुबह के 8 से 10 बजे तक वो कमरे से बाहर नाश्ता करने के लिए निकलती। जैसे ही धूप तेज होती वो अपने कमरे में चली जाती। 2 दिन बाद रमा के बेटे का जन्मदिन था। पूनम ने सोचा घर के लोग रहेंगे तो कुछ अच्छा बनाती हूँ। पर ये क्या, रमा और बिमला जी ने अपने आसपास के रिश्तेदारों को न्योता दे दिया। ये देखकर अमित बहुत नाराज हुआ। माँ बहन के सामने बोला, तुम लोग देख रही हो गर्मी कितनी पड़ रही है। पूरे दिन तुम दोनों कमरे में रहती हो, पूनम को एक पल आराम नहीं मिलता। यहाँ तक कि रात में भी तुम सब बच्चों को हमारे कमरे में भेज देती हो। मुझे और पूनम को नीचे गद्दे बिछाकर सोना पड़ता है। माँ, आप क्या बच्चों को अपने कमरे में नहीं सुला सकती हो। बच्चों के लिए नीचे गद्दे बिछा दीजिए, क्या दिक्कत है। हमारे कमरे में बबलू भी रहता है। रमा बोली, भैया, मैं अपने बेटी का जन्मदिन मना रही हूँ तो आपको क्या दिक्कत है। चिंता मत कीजिए, आपका खर्चा नहीं होगा और ये घर मेरा भी है, ये मत भूलिए। अमित हंसकर बोला, आजकल की बेटियां अधिकार लेने के लिए लाइन में सबसे पहले खड़ी हो जाती हैं, पर जिम्मेदारियों के समय दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ठीक है, जब घर तुम्हारा है और तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है तो व्यवस्था भी तुम ही करो। हम लोग एक कोने में रहेंगे, फिर तो ठीक है। अपने कमरे में चला गया।
पूनम उसके पीछे पीछे गई। पूनम अमित को समझाया, कुछ रोज की बात है, क्यों रिश्ते खराब करते हैं, मैं कर लूंगी। अमित बोला, कर लूंगी क्या, और कितना कर लोगी? मुझे अपनी बहन पर नहीं, अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा है। अपनी बेटी का पसीना दिख रहा है, पर बहू पसीने से लथपथ है, वो नहीं दिख रहा है। करो जो करना है, बाद में जब कमर में दर्द बढ़ेगा तो मेरे पास रोने मत आना। इतना कहकर घर से बाहर चला गया। सभी रिश्तेदार आए। पूनम ने रोटी, चावल, सलाद और चटनी सब घर में बनाया और सब्जी बाहर से मंगवा ली। एक बार भी नहीं आई कि आप पैसे खर्च मत कीजिए, मैं मंगवा लेती हूँ। आखिर पूनम अकेली क्या कुछ करती। जब केक काटने की बारी आई, सब वहाँ थे। किसी ने पूनम को एक बार नहीं कहा कि आप भी आ जाओ। सब फोटो खिंचवा रहे थे, पूनम भी सबके साथ थी। कैमरामैन बोला, एक साथ इतने लोग नहीं आ पाएंगे। बिमला जी झट से बोली, बहू पहले हम फोटो खिंचवाने दो, तुम बाद में खिंचवा लेना। पूनम बेचारी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई, जैसे झाड़ू की सही जगह घर के कोने में होती है। पूनम की आंखों की नमी और कोई नहीं देख पाया, लेकिन अमित ने महसूस कर लिया। अमित ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो बाहर ठंडी हवा चल रही है, हम घूम कर आते हैं। पूनम बोली, अभी इतने सारे लोग हैं। अमित बोला, किसी को हमारी नहीं पड़ी है, सब अपने में मस्त है, चलो चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों बाहर टहलने चले गए। पूनम उन बातों को भूल गई। 3 दिन बाद सारे फोटो बनकर आए। रमा पूनम पर कटाक्ष करते हुए बोली, भाभी एक भी फोटो में आप मुस्कुरा नहीं रही हैं और ना ही दिख रही हैं, कहाँ चली गई थी? लग रहा है आपको कोई खुशी ही नहीं थी। पूनम चुप थी, अमित वहीं बैठा था। अमित बोला, बड़ी जल्दी तुम्हें अपनी भाभी की याद आ गई। उस रोज तो जब तक खाना बनाना और खिलाना था, तुम भाभी को ढूंढ रही थी। उसके बाद तुम्हें अपनी भाभी की एक बार चिंता नहीं हुई कि सबके साथ उसे भी पूछ ले। एक बात कहूँ रमा, अगर यही स्वभाव रहा तो वो समय दूर नहीं जब ससुराल में तुम भी एक कोने में पाई जाओगी। बिमला जी बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अमित बोला, माँ जितना बेटी के लिए सोचती हो, कभी बहू के लिए भी सोच लिया करो। बहू भी तुम्हारी घर की लक्ष्मी है, कोई झाड़ू नहीं कि मतलब निकल जाने के बाद एक कोने में रख दिया। अरे लोग झाड़ू को भी घर के कोने में खड़ा नहीं रखते, पर आपने तो अपनी बहू को अपने परिवार से एक कोने में कर दिया। याद रखिएगा, जब जरूरत होगी तो यही काम आएगी। पर मुझे अपनी पत्नी की चिंता है। सबके सुख के लिए अपनी पत्नी का अपमान और बलिदान दोनों नहीं देख सकता। इतना कहकर वो चला गया। 2 दिन बाद पूनम की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो उसे आराम की ज़रूरत है। अब सारा भार बिमला जी पर आ गया। अगले ही दिन रमा बोली, माँ मुझे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। बिमला जी बोली, रमा तू तो बहुत मतलबी निकली। अब तक बहू इतनी गर्मी में भी सब कुछ करती आई, अब उसे जरूरत है तो तुम भाग रही हो। सही कहता है अमित, घर की लक्ष्मी बेटी नहीं बहू होती है, और उसकी जगह झाड़ू की भांति घर के कोने में नहीं बल्कि हमारे दिल में होती है। जाओ और अपना घर संभालो। अब तुम बस भाई दूज पर ही आया करो, क्योंकि मेरी बहू आप सबके नखरे नहीं उठा सकती।
शाम तक रमा वापस घर चली गई। जैसे तैसे बिमला जी ने सबके लिए कुछ खाने के लिए बनाया। उस रोज बिमला जी को एहसास हुआ कि इतनी गर्मी में भी बेचारी पूनम सबके लिए क्या कुछ नहीं करती थी, पर चेहरे पर परेशानी तक नहीं आने देती थी। वो पूनम के पास बैठी और उसके सर पर तेल रखते हुए बोली, बहू, मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूँ। अरे, तुम्हारा भी शरीर है, वो भी थकता है, पर तुम हो कि उसकी बात नहीं सुनती हो। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे जैसी सास बहू को लक्ष्मी बनाकर हम घर में तो ले आती हैं, परंतु मन में जगह ना देकर झाड़ू की भांति घर के एक कोने में रखती है। तभी तो कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने बुढ़ापे के बुरे वक्त को न्योता देते हैं। बिमला जी की बातें सुनकर पूनम की आंखें भर आई और वो बिमला जी से लिपटकर फूट फूट कर रोई। बिमला जी बोली, बहू, अब तुम बहू नहीं बल्कि इस घर की लक्ष्मी और बेटी हो, तो अब अपने आंसू पोंछ लो। अब ये माँ तुम्हें कभी रोने नहीं देगी। अमित ने भी चैन की सांस ली और बोला, चलो, अच्छा हुआ रमा के बुरे बर्ताव के कारण कम से कम माँ की आंखें तो खुल गई। अब उन्हें लक्ष्मी और झाड़ू के बीच का भेद पता चला। अंत भला तो सब भला। अमित के इतना कहते ही सब हंसने लगे। दोस्तों, झाड़ू को घर के किसी एक कोने में हम खड़ा नहीं रखते। सच है या झूठ, पर लोग कहते हैं इससे मनमुटाव और झगड़ा कलेश होते हैं। जब हम झाड़ू को इतनी इज्जत देते हैं कि उसे सही जगह रखते हैं, तो घर की बहू को कितनी इज्जत मिलनी चाहिए, क्या कभी आपने सोचा है? दोस्तों, अमित जैसा पति किसके पास है और किसे चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।